और शामिल होने के लिए शामिल हो रहे हैं, वो भी जूम कॉल पर, यह निश्चित ही समग्र प्रगति की उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि दैनिक जागरण लगभग 2 दशकों से फोरम आयोजित करता आ रहा है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि हम समय समय पर इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के प्रदेश संकल्पों के साथ आपकी सहयोगी बने। उत्तर प्रदेश में हम ऐसे फोरम संचलवा कर रहे हैं। राज्य भगवान महादेव की नगरी में हो रहा काशी प्रयाग मंदिरों का आयोजन श्रृंखला में पहला। उत्तर प्रदेश के हर आंचल की अपनी चुनौतियां हैं और ऐसे आंचलिक फोरम से उन पर अधिक प्रभावी मंथन किया जा सकेगा। विकास पर गहन विमर्श के लिए काशी इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि न्यू इंडिया के कुशल शिल्पकार विश्व के प्रभावशाली नेताओं में अपनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह संसदीय क्षेत्र भी। मुझे कहने में कतई संकोच नहीं कि मोदी जी के विशेष प्रयासों से न्यू इंडिया की न्यू काशी नजर भी आने लगती है। बदलाव की ये बयान बनारस के चारों ओर महसूस की जा सकती है। मुख्यमंत्री जी, दैनिक जागरण सामाजिक सारोकारों के लिए प्रतिबद्ध समाचार पत्र समूह है और हमारे 7 सरोकार हमारे संपादकीय अभियान का अहम हिस्सा है। यह देख सुनकर और पढ़कर मुझे प्रसन्नता होती है कि हमारा प्रदेश बदल रहा है। औद्योगिकरण के प्रति सरकार की गंभीरता से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में आज देश दूसरे स्थान पर है। कोरोना के बड़े संकट में उत्तर प्रदेश का कोविड प्रबंधन अत्यंत सराहनीय है। आज जब इस पूर्वांचल में बैठे हैं, बावजूद अपनी अपूर्व मेधा के 10 दशकों तक काफी पिछड़ा था। अब यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और कांगड़ा एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और यह सब निश्चित रूप से प्रदेश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन की दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा हो जाएगी। यह कॉरिडोर सांस्कृतिक जागरण है और यह बात समय से करेगा। एक जगह एक उत्पाद योजना भी सकारात्मक परिणाम दे रही है और इस पर हम लोगों ने विमर्श किया। मुझे विश्वास है कि इस फोरम के माध्यम से विकास की अपेक्षाओं जो भी बिंदु बढ़ेंगे सरकार के रोजगार का हिस्सा बनेंगे। आज दिन भर के इस विमर्श की एक सार प्रस्तुति हम आपको पेश करेंगे जिससे काशी और प्रयाग मंदिरों की चुनौतियों का हल में राज्य सरकार को सुविधा हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, जागरण फोरम में एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हम सबको अपना मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय गुप्ता जी, प्रधान संपादक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैनिक जागरण। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना समापन उद्बोधन दें। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हिंदी के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के आज के इस जागरण फोरम कार्यक्रम में काशी में विराजमान प्रधान संपादक दैनिक जागरण श्री संजय गुप्ता जी, मुख्य प्रबंध निदेशक दैनिक जागरण से महेंद्र मोहन गुप्त जी, संपादक उत्तर प्रदेश दैनिक जागरण से आशुतोष शुक्ल जी, लखनऊ में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित श्री अजय जायसवाल जी, दैनिक जागरण परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और काशी में विराजमान सभी उपस्थित गणमान्य महानुभाव, मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को रखने वाली नगरी काशी में हिंदी के लोकप्रिय समाचार पत्र
दैनिक जागरण द्वारा ये जागरण फोरम का आयोजन किया गया है। ये मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि जागरण फोरम के आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। मुझे इस अवसर पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर के इस फोरम में अपनी बातों को रखने की मेरी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन हमारी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की एक आवश्यक बैठक प्रदेश में होने के कारण राजधानी लखनऊ में मेरी उपस्थिति आवश्यक हो गई थी। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाया और मुझे वर्चुअली आपके साथ जुड़ने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूं दैनिक जागरण परिवार का कि उन्होंने मुझे प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल जब पूरे होने जा रहे हैं तो इस जागरण फोरम के माध्यम से अपनी बात को रखने का मुझे अवसर दिया है। काशी हम सब जानते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है। दुनिया को धर्म अध्यात्म के साथ ही शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में काशी ने अपनी पहचान बनाई और आज तो कहना क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी अपनी पुरातन काया और नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर अपने एक नई धमक के साथ आगे बढ़ रही है। आज काशी में हर एक कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के विकास का विजन हो या काशी को दुनिया के हेल्थ सेक्टर के एक हब के रूप में डेवलप करने का मामला हो, काशी के भौतिक विकास का मामला हो या फिर अन्य जो भी कार्यक्रम हैं, यह काशी के अंदर हर एक स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 मानवीय पुरुषार्थों की धरती काशी अनादिकाल से रही है और आज वह साक्षात हमें काशी के अंदर देखने को मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से काशी से जागरण फोरम का आयोजन यह एक नई शुरुआत है। मैं दैनिक जागरण परिवार को सबसे पहले इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज जब मैं दैनिक जागरण फोरम के साथ वर्चुअली जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इस अवसर पर अभी 3 दिन के बाद ही मेरी सरकार को 4 वर्ष के अपने कार्यकाल को पूरा करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। वहां पर बैठे हुए जितने भी महानुभाव हैं, प्रबुद्ध जन हैं, इन सब ने जो सकारात्मक सहयोग प्रदेश सरकार के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति अब तक दिया है, इन लोगों के सकारात्मक सहयोग का परिणाम रहा है कि अब उत्तर प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत हो चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुछ उपलब्धियां जो इस समय हमें रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर अक्सर दुनिया ज़्यादा ध्यान देती है, और वह इस बात को लेकर के कि व्यवसाय की सुगमता में हम कहाँ हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए शासन स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता,
लेकिन साथ साथ उस प्रकार का वातावरण बनाना भी, उस प्रकार का वातावरण का मतलब कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति और व्यवसाय के क्षेत्र में रिफॉर्म्स किस तत्परता के साथ सरकार करती है, वह परिणाम उसी तत्परता के साथ भी आपको प्राप्त होंगे। जब मेरी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की कोई विकट संकट नहीं पैदा हुआ। लेकिन कानून व्यवस्था के लिए कुछ ऐसे कदम प्रदेश सरकार ने अवश्य उठाए हैं जो बहुत सारी जगहों पर लोगों के लिए एक मिसाल बने हैं। जैसे उपद्रवी और पेशेवर माफियाओं की संपत्ति को जब्त करना, या अगर किसी ने शासकीय संपत्ति को कहीं नुकसान पहुंचाया है तो संपत्ति की भरपाई फिर उसी व्यक्ति से वसूल करके उसकी भरपाई करना, ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश से जो प्रारंभ हुई आज वो देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बनती जा रही है और तमाम अन्य राज्यों में उसी तर्ज पर लोग एक नई मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने प्रदेश के अंदर सत्ताओं को माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के पीछे जाते हुए देखा होगा, घुटने टेकते हुए देखा होगा, लेकिन सरकार इन माफिया और इन कुख्यात बर्बर अपराधियों की संपत्तियों को कब्जे में लेकर के उस पर सरकार का बुलडोजर भी चले, यह उत्तर प्रदेश में पहली बार देखने को मिल रहा होगा कि जब इन दुर्दांत माफिया और अपराधियों के घरों पर जिन्होंने अवैध संपत्ति कब्जा की थी, आज सरकार पूरी तत्परता के साथ उसकी न केवल वसूली कर रही है बल्कि उस अवैध कारनामों पर बुलडोजर चलाने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं कर रही है। यह एक सरकार की उस मंशा को प्रदर्शित करता है कि सरकार की नीति भी स्पष्ट है, नियत भी स्पष्ट है। हम जिस जीरो टॉलरेंस की बात 2017 में चुनाव के पहले कहते थे, वह जीरो टॉलरेंस के तहत ही हम कार्य करेंगे। 2016-17 में हमारी सरकार आने के पहले प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग प्रदेश की 14वें नंबर पर थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा रही। हम लोगों ने कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति दी, व्यवसाय के क्षेत्र में जितने भी हमें सुधार करने थे उनको करने के बाद आज रैंकिंग हमारी दूसरे नंबर पर आ गई। आज प्रदेश देश के अंदर व्यवसाय का सबसे अच्छा गंतव्य बन चुका है और यही कारण है कि प्रदेश में तेजी के साथ निजी निवेश हो रहा है। हमने शासकीय स्तर पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर तो निवेश किए ही हैं, लेकिन निजी निवेश भी लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंचा है, जिसमें हम लोगों ने 35 लाख प्रदेश के युवाओं को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था में भी व्यापक सुधार हुए, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हमें प्रदेश सरकार की आय भी बढ़ानी थी। हमने प्रदेश में कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। विगत 1 वर्ष से प्रदेश और देश और दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के साथ ही हम लोगों ने यह भी तय किया कि हम लोग किसी भी आम उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोगों ने अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर भी प्रदेश सरकार की आय को बढ़ाया जा सकता है। हमने इसके लिए चोरी रोकी, भ्रष्टाचार और बेईमानी पर कठोरता से प्रहार किया और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश सरकार की आय कैसे बढ़ती है। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तब प्रदेश में उस समय जीएसटी नहीं था, वैट था। जीएसटी जुलाई 2017 में लागू हुआ, लेकिन हमें कुल राजस्व प्राप्त होता था 49,000 करोड़ और आज हम लोगों ने केवल एक सिस्टम को ठीक किया, चोरी रोकी, आज यही लगभग 1 लाख करोड़ पहुंच रहा है। 1 लाख करोड़ का शुद्ध राजस्व राज्य सरकार को जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। एक्साइज में प्रदेश को कुल राजस्व प्राप्त होता था 11 से 12 हजार करोड़ रुपए, आज यही पहुंच रहा है 35 से 36 हजार करोड़ रुपए।
प्रदेश के अंदर स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन से कुल प्रदेश सरकार को प्राप्त होता था 9 से 10 हजार करोड़ रुपए। इस समय यही पहुंच रहा है 23 से 25 हजार करोड़ रुपए। प्रदेश के अंदर मंडी से प्रदेश सरकार को प्राप्त होता था कुल 600 से लेकर 800 करोड़ रुपए। इस समय यही पहुंच रहा है लगभग 2000 करोड़ रुपए। माइनिंग से प्रदेश के अंदर कुल राजस्व प्राप्त होता था 1300 से 1400 करोड़ रुपए। आज यही पहुंच रहा है 4200 से 4400 करोड़ रुपए। आप अनुमान कर सकते हैं आंकड़े वह हैं जिसमें कोई अतिरिक्त रेट नहीं बढ़ाया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ये पैसा कुछ चंद लोगों की जेबों में जाता था और इसी पैसे को हमने राजकोष में जमा करवा दिया। तो आप विकास प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दिखाई दे रहा है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ बढ़ रही है। 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और प्रदेश का बजट होता था 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का। अनुमान कर सकते हैं ये 2.5 लाख करोड़ ऊंट के मुंह में जी रहा है। हमने बजट के दायरे को इसीलिए बढ़ाया। बजट केवल लेखा जोखा नहीं होता है, प्रदेश सरकार की विकास की योजनाओं का एक भावी कार्य योजना भी होती है और उस भावी कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश में इसके कारण रोजगार का सृजन हुआ। 1.5 करोड़ से अधिक हम लोगों ने रोजगार सृजन किए इसके माध्यम से। इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ईज ऑफ लिविंग को और भी सहज बनाया और आज प्रदेश जो प्रदेश आबादी के हिसाब से कभी नंबर 1 पर था लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें, 6ठे, 7वें स्थान पर आता था, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मात्र 4 वर्ष के अंदर वही प्रदेश आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज चल रहे जो कार्य हैं वे इस बात को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ रहा है। आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। इसने हमारी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया है। 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 43,000 करोड़ थी, आज यह बढ़कर के 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंची है। यानी ये प्रति व्यक्ति आय भी प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के जीवन में हुए परिवर्तन की तरफ भी ध्यान आकर्षित करता है। और जो यात्रा 2017 से प्रारंभ हुई, आज उसका परिणाम है कि प्रत्येक फील्ड में कुछ कार्य ऐसे हुए हैं, जैसे कुंभ प्रबंधन का कार्य। प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए, लेकिन कुंभ के बारे में जो एक मिथक था, गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, अराजकता का, इससे इतर कुंभ दिव्य और भव्य हो सकता है। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक तय खड़ा कर सकता है। ये प्रयागराज कुंभ ने 2019 में करके दिखाया है। ये दुनिया के अंदर प्रदेश की ब्रांडिंग का एक माध्यम बना, प्रदेश की परंपरागत छवि को एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का एक माध्यम बना। और आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने न केवल कुंभ के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से प्रदेश की क्षमता को देश और दुनिया के सामने रखा, बल्कि कोरोना प्रबंधन में भी सबसे बड़ी आबादी के राज्य का सबसे अच्छा प्रबंधन, सबसे कठिन चुनौती थी, लेकिन सबसे अच्छा प्रबंधन करके हम लोगों ने देश और दुनिया के सामने रखा कि नहीं, कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए, कैसे अपने लोगों की जान बचानी चाहिए। पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद एक टीम वर्क काम करे और शासन की सुविधाओं को बेहतर उपयोग करे तो उसके बेहतर रिजल्ट दिए जा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के माध्यम से भी हम लोगों ने करके दिखाया। प्रदेश के अंदर आज हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता को बेहतर करने की दिशा में भी बेहतर कार्य हुए। आप सब जानते हैं सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के नाते उतनी बड़ी चुनौतियां भी थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी। यहां पे लोगों के जीवन में व्यापक कठिनाइयां थी। आज सरकार ने कैसे कैसे कदम बढ़ाए। 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 38 लाख लोगों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 38 लाख लोगों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हमें 1 लाख
21,000 गांवों तक विद्युतीकरण के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ा, नए फीडर बनाने पड़े, सब स्टेशंस बनाने पड़े, तब जाके हम इतनी व्यवस्था दे पाए हैं। विद्युत की व्यवस्था काशी से ज्यादा कौन देख सकता है। 2014 के पहले काशी में बिजली नहीं मिलती थी, 5 घंटे 6 घंटे बिजली मिलती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के का संसदीय क्षेत्र होने के बाद वहां पर बिजली की स्थिति थोड़ी सुधरी और बाकी 2017 के बाद से आपने बिजली की व्यवस्था में बेहतर सुधार देखा होगा। ये सुधार की प्रक्रिया है। आज प्रदेश के अंदर 75 के 75 जनपदों में जिला मुख्यालयों को हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तहसील मुख्यालयों को 21 से 22 घंटे की बिजली दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 17 घंटे की बिजली हम वहां पे विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। हमारा प्रयास है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग करके आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 57 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। आज प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर हम लोगों ने भारत सरकार की मदद से स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। लेकिन साथ साथ हमने प्रयास किया है कि जो छूटे हुए परिवार हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को भी हम इस स्वास्थ्य सेवा का कवर उपलब्ध करवा सकें। ये सभी कार्यक्रम जो चल रहे हैं, यह प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाने का कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। यह हर घर नल की योजना शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर एक घर तक पहुंच सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप वाराणसी को छोड़ दें तो आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन कमिश्नरी समेत 38 जनपद प्रदेश के ऐसे थे जहां पे इंसेफ्लाइटिस से व्यापक पैमाने पे मौतें होती थी। इंसेफ्लाइटिस से मौतें प्रदेश के अंदर सरकारों की संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता था। प्रतिवर्ष 1200 से 1500 मौतें हॉस्पिटल में होती थी और लगभग इतनी मौतें घरों में होती थी। आज सरकार ने, हमारी सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उन क्षेत्रों में कराना प्रारंभ किया तो मौत के आंकड़े घट करके 95% कम हो गए। यानी इंसेफ्लाइटिस 95% कम हुई। वे सभी बच्चे बचे जो असमय काल कल्पित होते थे। ये वे आंकड़े हैं जो प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं, प्रदेश के अंदर किए गए। आज प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, मुझे याद है 2017 तक प्रदेश के अंदर एक भी सिटी ऐसी नहीं थी जहां मेट्रो का संचालन होता था। आज प्रदेश के अंदर लखनऊ में मेट्रो संचालित हो चुकी है, गाजियाबाद में मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है। इस समय दिल्ली से मेरठ के लिए रैपिड रेल का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और नवंबर 2021 तक इन दोनों शहरों में हम लोग मेट्रो का संचालन भी कर देंगे और भी अन्य शहरों को मेट्रो के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अन्य कार्य चल रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर होते हुए काशी तक जोड़ने के लिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आजमगढ़, अंबेडकर नगर से गोरखपुर तक जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन होते हुए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से
12 जनपदों को जोड़ते हुए प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवेज का, लेकिन साथ साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी 6 लेन के साथ जोड़ने का कार्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये कार्य व्यापक पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने, तहसील मुख्यालयों को और विकासखंड मुख्यालयों को भी 2 लेन के साथ जोड़ने, ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर सड़कों को देने का कार्य भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। एयर कनेक्टिविटी 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ और दूसरा काशी वाराणसी। वाराणसी में आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से नई नई वायु सेवाएं जुड़ी हैं। आज वहां बेहतर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही प्रदेश के अंदर आज गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बरेली, हिंडन, ये 6 नए एयरपोर्ट नए फंक्शनल हुए हैं और प्रदेश के अंदर 17 एयरपोर्ट पे वर्तमान में कार्य चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। इसके अलावा चित्रकूट, ललितपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, सहारनपुर, श्रावस्ती, अलीगढ़, मेरठ, ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एयरपोर्ट निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और शीघ्र ही इन्हें भी हम वायु सेवा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। ये प्रदेश के विकास को एक नई गति देगा, लोगों को और निवेशकों को आने के लिए आमंत्रित करेगा, पर्यटन को के विकास को आगे बढ़ाएगा। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और यही कार्य अगर हम आगे देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही प्रदेश के अंदर पर्यटन के विकास की दिशा से भी, चाहे वह प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो, इको टूरिज्म का हो, हर एक प्रकार के टूरिज्म के लिए भी उस प्रकार की सुविधा देने का कार्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। स्पिरिचुअल टूरिज्म में आप देखेंगे काशी में काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नए कलेवर के रूप में नई काशी का चित्र देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। कितनी संभावनाएं काशी में हैं, यह काशी के माध्यम से हम देख सकते हैं। वहां आ रहे पर्यटक और वहां आ रहे श्रद्धालुओं को देखकर हम कर सकते हैं। अयोध्या, वर्षों से एक तमन्ना होती थी अयोध्या के विकास के बारे में। आज अयोध्या एक नए रूप में सामने आ रही है। मथुरा, वृंदावन आदि ये सभी जो महत्वपूर्ण हमारे पहचान थी, सांस्कृतिक पहचान थी, इनको एक नए विकास के राह पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। विंध्यवासिनी धाम, देवीपाटन धाम, शाकंभरी धाम, नेमिस, सुखतीर्थ, प्रयागराज, चित्रकूट, यानी जितने भी श्रृंगेरपुर, ये जितने भी स्थल हैं, इन सब के विकास के क्रम को आगे बढ़ाने का के साथ ही बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास की कार्य योजना को लेकर के, कबीर पंथ से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर के, अन्य सभी विकास की योजनाओं को भी, पर्यटन विकास की योजनाओं को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। और सरकार ने तो यहां तक आगे किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र पर किसी न किसी स्पिरिचुअल, हेरिटेज या फिर इको टूरिज्म से जुड़े हुए क्षेत्र को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की एक योजना हमने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है और ये कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्यटन हमारे लिए केवल पर्यटन का माध्यम नहीं है, ये पर्यटन हमारे यहाँ रोजगार का भी एक माध्यम बने, इसके लिए एक बेहतर प्रयास प्रारंभ हुआ है। प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कार्य योजना बन सके, हम लोगों ने इस मामले में भी सरकार आने के साथ ही अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया था।
और ख़ास तौर पर जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ एंटी रोमे स्क्वाड का गठन किया, फिर समय समय पर अन्य कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना प्रदेश के अंदर लागू की, महिलाओं के सुपोषण के लिए और उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए प्रदेश के अंदर उस प्रकार की स्कीमें भी जारी की। लेकिन जब लगा कि छल छद्म और धोखे से भी बालिकाओं के साथ धोखा हो सकता है, तो लव जिहाद पर भी एक सख्त कानून बनाने की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने की और देश ने बहुत पॉजिटिव तरीके से उस कानून को अपना समर्थन दिया। आज प्रदेश ने तेजी के साथ उसे भी आगे बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया। यानी ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आगे चले हैं। हर एक स्तर पर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज किसान प्रदेश के अंदर खुशहाल है। 1,26,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हमने प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर किया है। प्रोक्यूरमेंट, चाहे वह धान का हो, गेहूं का हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, अन्य जो भी फसल हैं किसानों की, एमएसपी के साथ जोड़ते हुए प्रोक्यूरमेंट को कई गुना बढ़ाने का काम और पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में देने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। यानी ये सभी कार्य हर एक फील्ड में काम किए गए। तो युवाओं के लिए भी कार्य हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि रोजगार, निजी क्षेत्र में निवेश, 35 लाख युवाओं को वहां पर नौकरी दी गई। प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ किए, 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को वहां रोजगार और नौकरी मिली। और शासकीय स्तर पर जो निवेश प्रदेश सरकार ने किए हैं, व्यापक पैमाने पर रोजगार मिले। लेकिन 4 लाख सरकारी नौकरी बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो सके, यह कार्य पहली बार हुआ है जब बिना किसी विवाद के 4 लाख प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में नौकरी का अवसर प्राप्त हुआ है। यानी ये अवसर अपने आप में भूतपूर्व था, नहीं तो नौकरी निकलती थी। कोई परिवार और खानदान नौकरी के लिए नौकरी के नाम पर वसूली के लिए निकल पड़ता था और फिर न्यायालय को उसको स्टे करना पड़ता था। परेशान युवा होता था। आज प्रदेश में ऐसा नहीं। आज तो प्रदेश में हर एक युवा आश्वस्त हो सकता है, उसको नौकरी मिलेगी और वह उसकी पूरी तैयारी करता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिन्हें बाहर जाना पड़ता था, मंच नहीं था। आज तो हमने व्यवस्था कर दी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, हम यूपीएससी की हो, उत्तर प्रदेश पीएससी की हो, या फिर एनडीए का हो, सीडीएस, नीट, या फिर आईआईटी जेईई के बारे की एंट्रेंस एग्जाम की हो, इन सब की भी फ्री में कोचिंग अभ्युदय योजना के माध्यम से हम प्रदेश के अपने प्रतियोगी छात्रों और युवाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने ये सुविधा दोनों प्रकार से दी है, फिजिकली भी और वर्चुअली भी। 10 लाख से अधिक युवा वर्तमान में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस योजना में। और वे लोग, ये नया अनुभव इसलिए है, अब तक जो कोचिंग सेंटर होते थे वे लोग चलाते थे जिन्हें सैद्धांतिक नॉलेज होता था, जिनका नॉलेज थ्योरेटिकल ज्यादा था, प्रैक्टिकल कम था। अब हम इसके साथ जोड़ रहे हैं उस एक नई टीम को जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल का नॉलेज मतलब एक व्यक्ति है जो गाइड का काम कर रहा है कि एवरेस्ट में कैसे चढ़ना है। वो एवरेस्ट में स्वयं चढ़े नहीं, लेकिन वो बताते हैं, उनका एक अनुभव है एक बेस कैंप से, और बताते हैं कि ऐसे 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 अवसर आ सकते हैं। लेकिन एक टीम वह है जो एवरेस्ट से चढ़ करके सफलतापूर्वक वापस भी आ चुका है। हमने इन दोनों टीमों को एक साथ अभ्युदय योजना में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए लगाया है, जहां पर हमारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या पीसीएस के अधिकारी, या बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए, रेलवे की सेवा से जुड़े हुए, या नीट के माध्यम से सफलतापूर्वक मेडिकल में प्रवेश किए हुए, या फिर आईआईटी जेईई की एंट्रेंस एग्जाम से सफलतापूर्वक आगे बढ़े हुए, उन लोगों को हम लोगों ने इस पूरी कमान की जिम्मेदारी दी है कि वे लोग इस कमान को संभालें और वे लोग फिर
इस फील्ड में हमारे प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाएं। मेरे लिए एक अनुभव नया था, क्योंकि मैंने उन अभिभावकों की पीड़ा को देखा था जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा था। अप्रैल 2000 का प्रथम सप्ताह कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा, जब प्रदेश के 12 से 15 हजार अभिभावकों के फोन मेरे पास एक साथ आते थे और कहते थे कि साहब हमारे बच्चे फलानी जगह फंसे हुए हैं, कैसे घर आ पाएंगे। लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलता, कोई भरोसा नहीं है, बीमारी की कोई वो नहीं। और तब मुझे प्रदेश की 10,000 बसेज एक साथ कोटा भेजनी पड़ी थी और कोटा से राजस्थान से उन सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई मुझे करनी पड़ी थी। 15,000 बच्चे हमारे प्रयागराज में फंसे थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम करना पड़ा था। तो मेरे लिए था कि भाई कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए पता नहीं कब कौन से ऐसा संकट आ जाए। अगर घर में ही हम उन बच्चों के लिए उस प्रकार का माहौल दे दें, तो हम उस प्रकार का माहौल भी देंगे। जो गरीब बच्चे होंगे उनको एक एक टैबलेट भी देंगे, जिससे वह सीधे वर्चुअली भी क्लास को अटेंड कर सकें और फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। यह एक नया प्रयास प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। प्रदेश के अंदर ढेर सारी संभावनाएं हैं। मैं प्रदेश को एक संभावना वाला प्रदेश कहता हूं। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा उत्तर प्रदेश पर है और यहाँ की जो भूमि है और बहुत उर्वरा है, हर एक दृष्टि से उर्वरा है। किसानों की दृष्टि से भी उर्वरा है, नौजवानों की दृष्टि से भी उर्वरा है, प्रतिभा की दृष्टि से भी उर्वरा है और हर प्रकार के विकास को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी बहुत उर्वरा है। उस दृष्टि से प्रदेश की इन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे पास जो अवसर हैं, इन अवसरों को लेकर के ही हमने कार्य करना प्रारंभ किया है। इस बार बजट में हम लोगों ने 2-3 चीजें नई घोषित की हैं। मुझे जागरण फोरम में बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 2019 में झांसी गया था। झांसी में मुझे एक ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये महिलाओं का एक स्वयंसेवी संस्था थी, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर को शुभारंभ किया था मैंने झांसी में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1 वर्ष में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने 46 करोड़ का दुग्ध उत्पादन का टर्नओवर किया और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। आप सोच सकते हैं, वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। हम लोगों ने तय किया है कि इस प्रकार के मिल्क प्रोड्यूसर हम लोग या अन्य इस प्रकार के संगठन अलग अलग स्तरों पर खड़ा करेंगे और इसके लिए हमने 200 करोड़ रुपए इस बार बजट में रखा है कि जो भी महिला स्वयंसेवी समूह इस फील्ड में काम करेंगे उनको सहयोग करने के लिए हम लोग इस प्रकार की कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे, जिससे महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। यह उसी प्रक्रिया का हिस्सा, तेजी के साथ उसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। महिलाओं से संबंधित जो अन्य मामले थे, सुरक्षा के सामने जो चुनौती थी उनकी, इसके लिए मिशन शक्ति का अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। 1535 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। 350 तहसीलों में भी इसकी स्थापना कर चुके हैं। सरकार ने महिलाओं से संबंधित जो साइबर अपराध थे उनके लिए हर रेंज में एक एक थाना उसके लिए वहां पर तैनात, इसी बात के लिए अधिकृत किया है। जो महिलाओं से जुड़े हुए साइबर अपराध में, जिसमें महिला अधिकारी ही जिसका संचालन करेंगे, वहां पर इसके लिए वे वहां पे कार्य करेंगे। लेकिन साथ साथ हर जनपद में महिलाओं से जुड़े हुए अपराध के लिए एक महिला थाना, रिपोर्टिंग थाना भी होगा, जहां पर उनसे जुड़े हुए किसी भी अपराध से जुड़े हुए मामले वहां पर दर्ज होंगे और फिर वहां से ही कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए गए हैं। लेकिन मेरी अपील होगी, समाज से भी होगी, कि सरकार और समाज दोनों को मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक हेल्पलाइन जारी की है। 1090 हमारी हेल्पलाइन है, जो महिलाओं को बाह्य सुरक्षा, कहीं उसको खतरा है, वह इस पे कॉल करेगी, इसमें उसको सुरक्षा उपलब्ध होगी। लेकिन घरेलू हिंसा से भी पीड़ित है बहुत महिलाएं।
घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 181 ये हेल्पलाइन हमने जारी की है। प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के सामने कोई संकट है, कोई समस्या है और कहीं प्रशासन उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, शासन में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, 1076 ये सीएम हेल्पलाइन हम लोगों ने जारी की है, जिसकी समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं करता है। ऐसी अनेक हेल्पलाइन हमने प्रदेश के अंदर जारी की है। ये हेल्पलाइन इसलिए जिससे जनता के समस्याओं का समाधान समयबद्ध ढंग से आगे किया जा सके और साथ साथ जवाबदेही हर एक स्तर पर तय की जा सके। मुझे प्रसन्नता है कि इसका लाभ प्रदेश की बहनें बेटियां बहुत अच्छे ढंग से लेती हुई दिखाई दे रही हैं और प्रदेश में मिशन शक्ति का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने इसीलिए प्रदेश में पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की भर्ती की। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसीलिए ऐसे अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बड़ा योगदान दे सकती हैं, जिसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। आज के इस अवसर पर मैं जागरण फोरम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इस जागरण फोरम के माध्यम से आपने प्रदेश सरकार की कुछ उपलब्धियों को यहाँ पर रेखांकित करने का और मुझे रखने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ काशी के अपने प्रबुद्धजनों को कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक को देंगे और उसके लिए हम लोगों ने उस प्रकार की नीति तय कर रखी है। हम उस नीति के तहत अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से महेंद्र मोहन जी को, संजय गुप्त जी को, दैनिक जागरण परिवार से जुड़े हुए सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, आशुतोष जी को, अजय जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काशी में इस जागरण फोरम का आयोजन किया और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया और मुझे भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वहां पर जो भी महानुभाव आज इस जागरण फोरम में उपस्थित हुए हैं उन सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए काशी की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ नए काशी और नए उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया में के सामने वैश्विक मंच पर पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री जी, ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उद्बोधन था। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए दैनिक जागरण वाराणसी के निदेशक श्री वीरेंद्र कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो मुख्यमंत्री जी का औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला आदरणीय श्रीमती कोविंद को अपने सानिध्य में पाकर जिन्होंने हमारे जागरण फोरम को अपने कर कमलों से उद्घाटित कर हम सभी का मान बढ़ाया। दैनिक जागरण परिवार आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का भी आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने यहाँ पधार कर Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.